साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी RO ARO 2021 की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। और यह जो करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं, या घटनासार जो करंट अफेयर की मैगजीन अभी नई वाली आई है, जिसमें आपका 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 15 नवंबर 2021 तक का जो करंट अफेयर पीसेस के बाद वाला है उसको भी इसमें ऐड ऑन किया गया है। उसी मैगजीन को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और यह आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसी कड़ी में आज हम लोग नवीनतम जो राष्ट्रीय घटनाएं हैं उन सभी को यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में जो है श्रीनगर को शामिल किया गया है। तो जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क UCCN यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। 8 नवंबर 2021 को दुनिया भर में चुने गए 49 शहरों में से कश्मीर एक है तथा श्रीनगर को शिल्प और लोक कलाओं के रचनात्मक शहर यूनेस्को के रूप में नामित किया गया है। यूनेस्को के 49 जो अन्य शहर इनको भी रचनात्मक शहरों के नेटवर्क के हिस्से के रूप में नामित किया गया है। इसके साथ दुनिया के रचनात्मक शहरों की कुल संख्या जो है 90 देशों में 295 तक पहुंच गई है। और भारत की बात करें तो भारत में मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी और जयपुर के बाद श्रीनगर यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का छठा शहर है। शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में श्रीनगर शहर को जयपुर के बाद इस श्रेणी में भारत का केवल दूसरा शहर नामित किया गया। मतलब जयपुर और श्रीनगर को शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में इसमें रखा गया है। यूनेस्को रचनात्मक शहरों को 7 क्षेत्रों में नामित करता है। कौन कौन से? शिल्प, लोक कला, मीडिया कला, फिल्म डिजाइन, पाक कला, साहित्य और संगीत। देखिए, हर साल यूनेस्को को जो है विभिन्न देशों से आवेदन भेजे जाते हैं और भारत में आवेदन संस्कृत मंत्रालय है उसके माध्यम से भेजे जाते हैं। आगे चलते हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 की बात कर लेते हैं। तो बेंगलुरु स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के इस छठे संस्करण के अनुसार 18 बड़े राज्यों में से शीर्ष 3 स्थान पर केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। पहले पे केरल है, दूसरे पे तमिलनाडु है और तीसरे पे तेलंगाना है। ये जो आपका रिपोर्ट आई है इसमें राज्य सरकार की गुणवत्ता शासन और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकार की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। जो इसमें आपका ये जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है, इसमें जो टॉप के राज्य हैं इसमें आपका पहले पे केरला है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे तेलंगाना, चौथे पे छत्तीसगढ़ और 5वें पे गुजरात है। और वहीं बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है और शीर्ष स्थान पर केरला है। वहीं छोटे राज्यों में देखें तो छोटे राज्यों में शीर्ष जो 3 राज्य हैं सिक्किम, मेघालय और मिजोरम। और वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष 3 जो राज्य हैं संघ शासित प्रदेश हैं पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़। ये जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 इसके बारे में बात करें तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 5 विषयों, 14 सतत विकास लक्ष्यों, याद रखिएगा SDG में 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, परंतु यहाँ पे 14 सतत विकास लक्ष्यों को ही लिया गया और 43 संकेतकों के साथ इक्विटी, विकास और स्थिरता के 3 स्तंभों के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक प्रदान करता है। आगे चलते हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में 5 केंद्र प्रायोजित सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का विश्लेषण भी शामिल है जो स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका के प्रमुख विकास मानकों में सहायता करते हैं। ये 5 कौन सी योजनाएं हैं? पहला है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात मनरेगा, दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, तीसरा है एकीकृत बाल विकास सेवाएं, चौथा है समग्र शिक्षा अभियान एवं 5वां है मध्याह्न भोजन योजना अर्थात मिड डे मील योजना। सार्वजनिक मामले सूचकांक, ये जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 है, इसमें कोविड-19 के दौरान राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी रैंकिंग शामिल है। ये जो है यह वर्ष प्रतिवर्ष प्रदर्शन एवं राज्यों के संकुल विश्लेषण को मापने वाले डेल्टा विश्लेषण का विस्तार है। इसके कुछ जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष उनकी बात करें तो शीर्ष प्रदर्शनकर्ता जो है केरल, तमिलनाडु एवं तेलंगाना दोनों स्तंभों में अपने लगातार प्रदर्शन के कारण शीर्ष 3 स्थानों पर स्थित हैं। अब ये 2 स्तंभ कौन से हैं? तो एक इसमें है कोविड-19 प्रतिक्रिया सूचकांक
ठीक है। और दूसरा है वर्ष प्रतिवर्ष प्रदर्शन एवं राज्यों का संकुल विश्लेषण। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2021 में कर्नाटक 3 स्थान से गिरकर 7वें स्थान पर आ गया है। वहीं मनरेगा क्रियान्वयन की बात करें तो केरल इस श्रेणी में शीर्ष पर है और राज्यों में कर्नाटक चौथे स्थान पर है। वहीं मिड डे मील जो स्कीम है या मध्याह्न भोजन योजना है, इस श्रेणी में गोवा शीर्ष पर है जबकि कर्नाटक 7वें स्थान पर है। और वहीं समग्र शिक्षा अभियान में की बात करें तो इसके क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ इस श्रेणी में 907 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन में केरल जो है शीर्ष स्थान पर है। एकीकृत बाल विकास सेवा में ओडिशा जो है शीर्ष पर है। और कोविड-19 प्रतिक्रिया सूचकांक में केरल, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश इस श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य हैं और कर्नाटक 5वें स्थान पर है। आगे चलते हैं। अगला है, एक सेकंड, इसी में थोड़ा सा और बात करेंगे हम लोग। एक सेकंड, नहीं ठीक है, हुरून इंडिया परोपकारी सूची के बारे में बात कर लेते हैं। तो एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 3 नवंबर 2021 को जारी किया गया है। इस सूची में विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेमजी ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 9,713 करोड़ रुपए का दान देकर दानदाताओं की सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर कौन है? HCL के शिव नादर हैं जिन्होंने 1263 करोड़ रुपए का वार्षिक दान दिया है। और वहीं तीसरे स्थान पर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने 577 करोड़ रुपए का वार्षिक दान दिया और ये तीसरे स्थान पर हैं। तो ये टॉप 4 जो है, इसमें अजीम प्रेमजी नंबर 1 पे, शिव नादार दूसरे पे है, मुकेश अंबानी तीसरे पे और कुमार मंगलम बिरला चौथे नंबर पे हैं। आगे बात कर लेते हैं समुद्रयान परियोजना के बारे में। तो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आधिकारिक तौर पर चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में समुद्रयान परियोजना नामक भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन का शुभारंभ 29 अक्टूबर 2021 को किया। यूनिक ओशन मिशन का उद्देश्य उपसमुद्री गतिविधियों के संचालन हेतु गहरे पानी के अंदर मानवयुक्त वाहन का प्रयोग करना है। इस तकनीक के साथ भारत इस तरह के पानी के नीचे के वाहन रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन 5 जो देश हैं जैसे देशों के एलीट क्लब में शामिल हो गया है। समुद्रयान राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के महासागर मिशन का हिस्सा है। इस पूरी परियोजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। इस परियोजना के तहत गहरे पानी से चलने वाली सबमर्सिबल को मत्स्या 6000 का कोड नेम दिया गया है। यह 6000 टाइटेनियम धातु से बना है। इसका व्यास 2.1 मीटर और यह 3 लोगों को समुद्र की गहराई में ले जाने में सक्षम है। सामान्य स्थिति में यह यान 12 घंटे तक समुद्र की गहराई में रह सकता है। दिसंबर 2024 तक मत्स्या अपने सभी परीक्षणों के लिए तैयार हो जाएगा। इसे चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT द्वारा विकसित किया गया है। अगला है, पहली बार एक आम भारतीय ईसाई को संत की उपाधि दी गई है। तो वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने कन्याकुमारी में 18वीं शताब्दी में जन्मे देवा सहायम पिल्लई को संत की उपाधि देने की हाल ही में घोषणा की है। यह पहली बार होगा जब किसी आम भारतीय ईसाई को यह उपाधि दी जाएगी। पिल्लई चर्च के गैर प्रीसेट सदस्य थे, यानी उन्हें पहले से कोई धार्मिक उपाधि नहीं दी गई थी। देवा सहायम ने 1745 ईस्वी में स्वयं को हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तित कर अपना नाम लेजरस रखा था। पिल्लई को 6 अन्य लोगों के साथ यह उपाधि दी जा रही है। आगे इसमें बात कर लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड। इन्होंने जो है अपने समय में जाति मतभेदों को नकारा था, जिसकी वजह से जो तथाकथित उच्च जातियां थी इनके विरोध में थी और उसी के चलते ये इनकी बाद में हत्या कर दी जाती है। तो जन्म के 300 साल पूरे होने पर देवा सहायम को 2 दिसंबर 2012 को चर्च ने ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त घोषित किया। उनके जीवन और मृत्यु से जुड़े कई स्थान आज भी कोट्टर डायोसिस में मौजूद हैं। अगला है, चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस वे एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन है। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन है, भारत की पहली ट्रेन नहीं है। चेन्नई मैसूर
चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली, या शॉर्ट में कहें तो IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है। इस ट्रेन के विश्व स्तरीय रखरखाव, पर्यावरण के अनुकूल संसाधनों और यात्रियों की सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा का प्रमाण पत्र मिला है। चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस इस प्रतिष्ठित प्रमाण को प्राप्त करने वाली पहली शताब्दी ट्रेन और भारतीय रेलवे की एकमात्र दूसरी मेल या एक्सप्रेस ट्रेन भी है। IMS से प्रमाणित होने वाली भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन हबीबगंज भोपाल एक्सप्रेस है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नया नाम क्या रखा गया है। आगे चलते हैं लीड्स लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 के बारे में। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये शॉर्ट में लीड्स कह सकते हैं, 2021 की रिपोर्ट में 8 नवंबर 2021 को जारी लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट ने 2021 में राज्यों की लॉजिस्टिक दक्षता का आकलन किया है। गुजरात को लीड्स इंडेक्स में नंबर 1 के रूप में स्थान दिया गया है। 2019 में भी इस सूचकांक में गुजरात शीर्ष स्थान पर था। 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण कोई भी रैंकिंग नहीं दी गई थी, मतलब कोई रैंकिंग नहीं जारी की गई थी। लीड्स 2021 की रिपोर्ट में शीर्ष जो 10 राज्य हैं उनमें गुजरात नंबर 1 पर है, हरियाणा दूसरे पे, पंजाब तीसरे पे, तमिलनाडु चौथे पे, महाराष्ट्र 5वें पे, उत्तर प्रदेश 6ठे पे है, उड़ीसा 7वें पे, कर्नाटक 8वें पे, आंध्र प्रदेश जो है 9वें पे, तेलंगाना 10वें पे है। उत्तर प्रदेश 7 स्थान की छलांग लगाकर सूचकांक में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, जबकि 2019 की लीड्स रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 13वें स्थान पर था। उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर शीर्ष पर है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष स्थान पर है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम और मेघालय शीर्ष पर है। सिक्किम और मेघालय शीर्ष पर है। आगे चलते हैं। इसमें राज्यों के बीच सक्रिय नीतियों, अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचे और एक उत्तरदायी सरकार द्वारा संचालित सेवाओं के लिए सूचकांक में गुजरात ने अपना शीर्ष स्थान बना कर रखा है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड आगे यहाँ पे लीड्स 2021 की रिपोर्ट लॉन्च करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि लीड्स 2021 की सिफारिशें भारत को अगले 5 वर्षों में लॉजिस्टिक लागत में 5% की कमी लाने में मदद कर सकती हैं। फिलहाल लॉजिस्टिक की लागत GDP का करीब 13 से 14% है। ठीक है, और व्यवसायों में सुगमता और सशक्तिकरण लाने के लिए लॉजिस्टिक बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कुछ अन्य चीज़ों की बात करें तो लीड्स इंडेक्स क्या है, तो यह सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और डेलाइट द्वारा पहली बार 2018 में लॉन्च किया गया। लीड्स इंडेक्स राज्यों को उनकी रसद सेवाओं और दक्षता के आधार पर रैंक करता है, जो आर्थिक विकास का संकेतक है। लीड्स 2018 ने आयात निर्यात व्यापार पर ध्यान दिया और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में रसद पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता का आकलन किया। लीड्स 2019 में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ध्यान दिया गया। लीड्स 2021 ने प्रत्येक राज्य के घरेलू और एक्जिम लॉजिस्टिक इकोसिस्टम का आकलन किया है। लीड्स 2021 का सर्वेक्षण मई से अगस्त 2021 के बीच किया गया है, जिसमें 21 संकेतक, 17 धारणा संकेतक और 4 उद्देश्य संकेतक शामिल थे। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2020 के बारे में। तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा 27 अक्टूबर 2021 को राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 जारी किया गया। इस सूचकांक में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, कर्नाटक राज्य ने ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कई पहलों के बल पर 100 में से 70 अंक हासिल किए हैं। सूचकांक में राजस्थान दूसरे पर और हरियाणा तीसरे स्थान पर है, जबकि पिछले साल अर्थात SEEI 2019 रैंकिंग में राजस्थान जो है शीर्ष पर था, इस बार दूसरे स्थान पर है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE और अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के द्वारा जारी किया जाता है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक में राज्यों को 4 श्रेणियों में आकलित किया जाता है।
पहली श्रेणी 30 अंकों के नीचे के स्कोर के साथ एस्पिरेंट की है। किसकी है? एस्पिरेंट की है। दूसरी श्रेणी 30 से 50 के स्कोर के साथ दावेदारी अर्थात कंटेंडर की। तीसरी श्रेणी 50 से 60 के स्कोर के साथ अचीवर्स की, और 60 अंक से ऊपर के स्कोर के साथ चौथी श्रेणी में फ्रंट रनर राज्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त आगे चलते हैं हम लोग। इसमें याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश जो है वो आपका 9वें स्थान पर है यहाँ पे चार्ट में, ठीक है। और इसका स्कोर कितना है? 35.5, मतलब ये कंटेंडर की कोटि में आता है। आगे चलते हैं। अगला है WHO द्वारा कोवैक्सीन को आपातकाल प्रयोग की मंजूरी दी गई है। तो भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मंजूरी 3 नवंबर 2021 को मिल गई है। तकनीकी सलाहकार टीम ने 18 साल और उससे अधिक के लिए आपातकालीन उपयोग सूची के लिए भारत निर्मित वैक्सीन की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा विकसित कोवैक्सीन एक वैक्सीन है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। WHO ने अब तक आपातकालीन उपयोग के लिए 8 कोरोना वैक्सीन, जिसमें फाइजर बायोएनटेक, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड, कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, सिनोफार्म, साइनवैक और कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। आगे चलते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गर्भवती महिलाओं पर कोवैक्सीन के प्रयोग को अनुमति अभी नहीं दी है। और साथ ही विदेश मंत्रालय की हाल ही में जारी की विज्ञप्ति के अनुसार WHO की स्वीकृति के बाद दुनिया के 96 देशों ने भारतीय कोवैक्सीन कोविशील्ड को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अगला है 7,965 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी। तो रक्षा मंत्रालय ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए 7,965 करोड़ रुपए के हथियारों और रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है। यह खरीद मेक इन इंडिया के अंतर्गत की जाएगी। इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL से 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 2 नवंबर 2021 को हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में इन खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। 12 हेलीकॉप्टर के अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से लाइनेक्स U2 नौसेना तोप नियंत्रण प्रणाली भी खरीदी जाएगी। इसके अतिरिक्त आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु नौसेना के लिए विदेश से तोपें खरीदने के बजाय अब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल से अधिक उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट खरीदे जाएंगे। इन्हें नौसेना के जंगी जहाज़ों पर तैनात किया जाएगा। आगे चलते हैं मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के बारे में। तो इसमें क्या है, 26 अक्टूबर 2021 को ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद, जो कि गैर लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थान है, इसके द्वारा मैपिंग इंडियाज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट ने अपनी तरह का पहला क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स भी लॉन्च किया है। वहीं सूचकांक ने भारत में 640 जिलों का विश्लेषण किया और यह पाया कि इनमें से 463 जिले अत्यधिक बाढ़, सूखा और चक्रवात की चपेट में हैं। तो इसमें आगे देखते हैं, भारत के सर्वाधिक जलवायु भेद्यता वाले राज्यों की रैंकिंग की बात करें तो वो इस प्रकार से कुछ हैं। इसमें असम नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पे, महाराष्ट्र तीसरे पे, कर्नाटक चौथे पे, बिहार 5वें पे है, मणिपुर 6ठे पे है, राजस्थान 7वें पे, अरुणाचल प्रदेश 9वें पे, राजस्थान 7वें पे, अरुणाचल प्रदेश 8वें पे, सिक्किम 9वें पे और उड़ीसा 10वें पे। इन टॉप 10 में उत्तर प्रदेश नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट के अनुसार असम का नौगांव, तेलंगाना का खम्माम, तमिलनाडु का चेन्नई, आंध्र प्रदेश का गजपति नागाराम, महाराष्ट्र का सांगली भारत के सर्वाधिक जलवायु से प्रभावित जिले हैं। आगे बात कर लेते हैं, भारत में कोविड-19 टीकाकरण में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। देखिए, वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीनों के भीतर अर्थात 279 दिनों में भारत ने 21 अक्टूबर 2021 को कोविड-19 टीकों की 100 करोड़ अर्थात 1 अरब खुराकें पूरी कर ली, जो अपने आप में कीर्तिमान है।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस उपलब्धि को भारतीय विज्ञान उद्यम और 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना की जीत कहा है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया, जहां दिव्यांग अरुण राय को टीके की 100वीं करोड़वीं खुराक दी गई। टीके की पहली खुराक 16 जनवरी 2021 को एम्स के सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को दी गई। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इसके उपलक्ष्य में ये जो 100 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ, इसके उपलक्ष्य में आपका स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 2 मिनट और 4 सेकंड का वीडियो भी जारी किया गया है। वैक्सीन ड्राइव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो कोविन वेबसाइट के अनुसार देश की 75% वयस्क आबादी को एक खुराक तथा 31% आबादी को दोनों खुराक अब तक 21 अक्टूबर तक मिल चुकी है। कुल 100 करोड़ टीके में 88% कोविशील्ड के टीके और 12% कोवैक्सीन के टीके लगे हैं। वहीं सबसे अधिक खुराक देने वाले शीर्ष जो 5 राज्य हैं उसमें क्रमशः उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र दूसरे पे है, पश्चिम बंगाल तीसरे पे है, गुजरात चौथे पर और मध्य प्रदेश 5वें पे है। इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, सिक्किम, उत्तराखंड, दादरा नगर हवेली में हर वयस्क को 1 डोज लगी है। स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को पहले चरण में टीका लगाने के साथ देशव्यापी टीकाकरण 16 जनवरी को शुरू किया गया। फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण 2 फरवरी से शुरू हुआ था। आगे बात कर लेते हैं भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र के बारे में। नीति आयोग ने 18 अक्टूबर 2021 को भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र जियो स्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया लॉन्च किया, जो पारंपरिक बिजली संयंत्रों, तेल और गैस कुओं, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, कोयला क्षेत्रों और कोयला ब्लॉक जैसे देश के सभी ऊर्जा संसाधनों की समग्र तस्वीर प्रदान करेगा। नक्शा, ये जो मानचित्र है, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालयों के सहयोग से नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है। भारत के व्यापक भौगोलिक सूचना प्रणाली जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS ऊर्जा मानचित्र को संयुक्त रूप से डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, डॉक्टर BK सासवत नीति आयोग के सदस्य हैं और श्री अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO हैं, द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो यह जो GIS है, यह मानचित्र किसी देश में ऊर्जा उत्पादन और वितरण के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए ऊर्जा के सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों तथा उनके परिवहन प्रेषण नेटवर्क की पहचान करने और उनका पता लगाने में मदद करेगा। साथ ही यह आगे योजना बनाने और निवेश निर्णय लेने में भी उपयोगी होगा। अगला है, प्रत्येक घर के लिए ODF और बिजली प्राप्त करने वाला गोवा पहला राज्य बना है। गोवा ने हर घर खुले में शौच मुक्त ओपन डेफिकेशन फ्री ODF और हर घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मूल ODF प्रोटोकॉल वर्ष 2016 में जारी किया गया था, जिसके अनुसार किसी शहर या वार्ड को ODF शहर या वार्ड के रूप में तब अधिसूचित किया जाता है जब दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है। इस उपलब्धि के साथ गोवा हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। इसके अलावा गोवा ने गरीब और जरूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का 100% लक्ष्य हासिल करने के साथ ही कोविड-19 टीका की 100% पहली खुराक भी पूरी कर ली है। आगे बात कर लेते हैं कश्मीर में 250 मिमी सीर जलपूर्ति योजना का उद्घाटन। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कश्मीर के पहलगाम जिले के अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान 19 अक्टूबर 2021 को 250 मिमी सीर जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया। इसके अतिरिक्त यहाँ पर इन्होंने जो है पहलगाम विकास प्राधिकरण के टूरिस्ट हट का भी उद्घाटन किया और वन विभाग के देवदार पौधारोपण अभियान का भी उद्घाटन किया। जल जीवन मिशन के तहत इस परियोजना को 3 महीने के भीतर पूरा किया जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तराखंड को मिला देश का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन। तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान एरोमेटिक गार्डन स्थित है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित लाल कुआं में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का 24 अक्टूबर 2021 को उद्घाटन किया। देखिए, जून 2018 में अनुसंधान सलाहकार समिति रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की मंजूरी के बाद वर्ष 2018-19 में इस परियोजना को शुरू किया गया था। इस उद्यान को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य सुगंधित प्रजातियों को संरक्षित कर आम जनमानस को इसके प्रति जागरूक करना है। आगे बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन।
IAS की चौथी महासभा के बारे में। तो भारत की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी आम सभा का आयोजन 18 से 21 अक्टूबर 2021 तक नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से हुई। इस महासभा में कुल 108 देशों ने पार्टिसिपेट किया। इनमें से 74 सदस्य देश रहे, 34 पर्यवेक्षक, 23 भागीदार संगठन तथा 33 विशेष आमंत्रित संगठन शामिल थे। यहाँ पर आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा की बैठक वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक खरब डॉलर के वैश्विक निवेश के वायदे के साथ संपन्न हुई। हाल ही में ग्लासगो में संपन्न COP26 जलवायु सम्मेलन में एक सौर निवेश कार्य एजेंडा और एक सौर निवेश रोड मैप लॉन्च करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। COP26 में ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के शुभारंभ हेतु वन सन घोषणा को मंजूरी दी गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई सरकार के बीच विकास संबंधी समझौता। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन और दुबई सरकार ने श्रीनगर में 18 अक्टूबर 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से प्रदेश में औद्योगिकरण और सतत विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद मिलेगी। समझौता ज्ञापन में रियल एस्टेट विकास, औद्योगिक पार्क, IIT टावर, बहुउद्देशीय टावर, चिकित्सा महाविद्यालय और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शामिल या स्थापित करना शामिल है। देखिए, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद किसी विदेशी सरकार की ओर से यह पहला निवेश समझौता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद किसी विदेशी सरकार की ओर से यह पहला निवेश समझौता है और किसी मुस्लिम देश द्वारा श्रीनगर में निवेश के लिए किया गया यह समझौता भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जो किन्नौर जिला है, बना 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला। तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला देश का ऐसा जिला बन गया जहां पर 100% योग्य आबादी को कोरोना का दोनों टीका लगाया जा चुका है। यह सूचना हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साझा की। हिमाचल प्रदेश ने राज्य की कुल 100% आबादी जो कि 18 वर्ष से ऊपर के हैं, इनको टीकाकरण करवा लिया है। राज्य में सभी योग्य लोगों को कोरोना की पहली खुराक दे दी गई है। हिमाचल प्रदेश यह उपलब्धि अर्जित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। किन्नौर हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, इसका मुख्यालय रिकोंगपिओ में स्थित है। अगला है, महाराष्ट्र स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो देखिए, राज्य वन्यजीव बोर्ड, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की 17वीं बैठक के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना को 12 अक्टूबर 2021 को मंजूरी प्रदान की, जिससे अगले 10 वर्षों में लागू किया जाएगा। यह कार्य योजना अगले दशक के लिए वन्यजीव संरक्षण के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। महाराष्ट्र अपनी स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बोर्ड ने विदर्भ क्षेत्र के चंद्रपुर जिले में तडोबा अधारी टाइगर रिजर्व की सीमा को लगभग 79 वर्ग किलोमीटर बढ़ाने को भी मंजूरी प्रदान की है। योजना ने वन्यजीव संरक्षण में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को एकीकृत करने का सुझाव दिया है। योजना ने वन्यजीव संरक्षण में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को एकीकृत करने का सुझाव दिया है। योजना के अनुसार जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए राज्य के तटीय क्षेत्र के लिए जलवायु कार्य योजना विकसित करने के लिए राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के साथ तालमेल बिठाना है। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली पहली वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के नागपुर में क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का 22 अक्टूबर 2021 को उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अर्थात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने निर्भया योजना के तहत मुंबई और पुणे में 3 फास्ट ट्रैक DNA परीक्षण इकाइयों का भी शुभारंभ किया है। वर्तमान में देहरादून और हैदराबाद में 2 वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशालाएं जो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के स्वामित्व हैं, जबकि नागपुर में लॉन्च की गई प्रयोगशाला भारत में पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला विशेष रूप से यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉस्को अभियान 2012 के तहत दर्ज मामलों से निपटेगी। केंद्र सरकार की निर्भया योजना के तहत 53 करोड़ रुपए की लागत से प्रयोगशालाओं का विकास किया गया है।
आगे बात कर लेते हैं, वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का प्रयोग करने वाला पहला शहर। तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनने वाला है। सार्वजनिक परिवहन रोपवे कैंट रेलवे स्टेशन जो कि वाराणसी जंक्शन से चर्च स्क्वायर गौदलिया तक यातायात की भीड़ को कम करने के लिए बनाया जाना प्रस्तावित है। शीघ्र ही वाराणसी सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग करने वाला बोल्विया और मैक्सिको सिटी के बाद विश्व का तीसरा शहर होगा। तो इससे पहले बोल्विया और मैक्सिको में ये इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। इस पायलट प्रोजेक्ट को जापान में क्योटो की तर्ज पर अत्याधुनिक तरीके से विकसित किया जा रहा है। रोपवे परियोजना की कुल लागत 424 करोड़ रुपए है, जिसके अंतर्गत 4.2 किलोमीटर की लंबी दूरी सिर्फ 15 मिनट में तय की जाएगी। परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर क्रियान्वित किया जाएगा। परियोजना की लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 80:2 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। रोपवे सेवा के पायलट चरण के 4 स्टेशन 11 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर होंगे। अगला है आयुष्मान द्वारा भारत सरकार से कोकिला बारी शीट फर्म को संरक्षित घोषित करने का अनुरोध किया गया है। ठीक है, तो देखिए आयुष्मान या अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा हाल ही में असम के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में निवेदन किया गया कि असम स्थित कोकिला बारी शीट फॉर्म जो कि बंगाल फ्लोरिकन पक्षियों के लिए स्वर्ग स्थल जैसा है, उसको संरक्षण प्रदान किया जाए। आगे देखें, आयुष्मान ने कहा कि कोकिला बारी शीट फॉर्म को असम सरकार द्वारा एक कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया जाना चाहिए। यह शीट फॉर्म मानस नेशनल पार्क के पास ही पड़ता और यहाँ राज्य सरकार ने एक विश्वविद्यालय गठित करने के साथ विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो देखिए, तो ये जो निर्णय लिया गया इसके चलते आयुष्मान के अनुसार बंगाल फ्लोरिकन पक्षी खतरे में पड़ जाएंगे। मात्र 9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले कोकिला बारी शीट फॉर्म में 25 बंगाल फ्लोरिकन और 850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले मानस नेशनल पार्क में 33 बंगाल फ्लोरिकन है। देखिए, कुल 58 बंगाल फ्लोरिकन के साथ मानस कोकिलाबारी पृथ्वी पर बंगाल फ्लोरिकन पक्षी के 3 सबसे बड़े हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के डी एरिंग अभ्यारण्य में 100 और नेपाल के कोसी टप्पू में 100 ऐसे पक्षी हैं। आयुष्मान ने अपने रेड डेटा लिस्ट में बंगाल फ्लोरिकन को क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी अति संकटापन्न के रूप में सूचीबद्ध किया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मुताबिक इस अभ्यारण्य में करीब 100 बंगाल फ्लोरिकन है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शेड्यूल 1 स्पीसीज घोषित किया गया है। यह अपने मेटिंग डांस के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इस ग्रासलैंड की बात करें कोकिला बारी की, तो यह ग्रासलैंड स्पीसीज है। मतलब ये जो आपका फ्लोरिकन बंगाल फ्लोरिकन है, ये क्या है, एक ग्रासलैंड स्पीसीज है जो भारत में मुख्यतः उत्तर प्रदेश के दुधवा, किशनपुर और पीलीभीत रिजर्व में तथा असम के मानस, ओरंग और काजीरंगा रिजर्व में तथा अरुणाचल प्रदेश के डेइंग एरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य में और पश्चिम बंगाल के जल्दापारा नेशनल पार्क में पाया जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में केवल भारत और नेपाल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पाए जाते हैं। माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया है। देखिए, 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप शिखर माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर कर दिया गया है। उल्लेखनीय कि मणिपुर राज्य ने वर्ष 1857 की क्रांति तथा 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा मणिपुर एक ऐसा राज्य था जिसने आज़ादी के आंदोलन के समय अपना संविधान भी लागू किया। माउंट हैरियट जो अब माउंट मणिपुर बन गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर एंग्लो मणिपुर युद्ध के दौरान मणिपुर के महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह तथा 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। देश का पहला एल्कोहल संग्रहालय अक्टूबर 2021 में गोवा के कैंडोलियम बीच में देश का पहला एल्कोहल संग्रहालय म्यूजियम खोला गया है, जिसमें शताब्दियों पुराने एल्कोहल बॉटल्स, ग्लासवेयर और उपकरणों को रखा गया है। संग्रहालय पणजी से लगभग 10 किलोमीटर दूर उत्तरी गोवा के समुद्री तट शिक्वेरियम और कैंडोलियम को जोड़ने वाले स्थान पर स्थित है।
इसका नाम ऑल अबाउट एल्कोहल म्यूजियम रखा गया है। गोवा का कैंडोलियम बीच अपने एल्कोहलिक पेय पदार्थ फेनी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 2016 में फेनी को गोवा का हेरिटेज ड्रिंक भी घोषित किया जा चुका है। 2013 में गोवा के फेनी को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग का भी दर्जा दिया जा चुका है। गोवा के काजू फेनी को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। इसके अलावा गोवा में काजू एप्पल्स उगाए जाते हैं। गोवा में फेनी का चलन करीब 500 साल पुराना है, जिसकी कहानी यह संग्रहालय बताएगा। गोवा में मुख्यतः दो तरह का फेनी सबसे पॉपुलर, एक काजू फेनी और दूसरा नारियल फेनी। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान। तेलंगाना ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान ऐप विकसित किया है। 8 से 18 अक्टूबर 2021 तक खुले आवेदन पर पंजीकरण और 20 अक्टूबर को कृत्रिम अर्थात डमी वोटिंग के साथ खम्मम जिले में आयोजित किया गया, जिसमें खम्मम नगर निगम डमी चुनाव के साथ देश की पहली स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग प्रणाली ड्राई रन से गुजरा, जिसमें लगभग 2128 नागरिकों ने हिस्सा लिया। देखिए, ई वोटिंग समाधान तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग द्वारा राज्य के आईटी विभाग के इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विंग और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के कार्यान्वयन समर्थन के साथ विकसित किया गया है। ई वोटिंग पहल का उद्देश्य मतदाताओं के उन वर्ग के लिए मतदान की सुविधा उपलब्ध कराना है जिनमें दिव्यांग लोग, वरिष्ठ नागरिक, अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में कार्यरत नागरिक और बीमार लोग, मतदान कर्मी और आईटी पेशेवर शामिल हैं। इस ऐप को विकसित करने में आईआईटी भिलाई के निर्देशक प्रोफेसर रजत मूना का बड़ा योगदान है। प्रोफेसर रजत मूना भारतीय चुनाव आयोग के टेक्निकल एडवाइजर भी हैं। अगला है 7 नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्र को समर्पित किए गए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुध निर्माणी बोर्ड के विघटन से बने 7 नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रम 15 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया। इन 7 नई कंपनियों का गठन 200 साल पुराने आयुध निर्माणी बोर्ड के 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी विघटन के बाद किया गया। OFB के अंतर्गत 41 निर्माणी और 9 सहायक निकाय थे। अब इन फैक्ट्रियों को 7 संगठित कंपनियों में बांटा गया है। 7 नवगठित कंपनियों में बांटा गया है। साथ ही इन OFB के 70,000 कर्मचारियों को 7 नई संस्थाओं में भेजा जाएगा, जिसमें कर्मचारियों के सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा। 7 जो नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रम हैं उनमें शामिल कौन से हैं? मुनिशंस इंडिया लिमिटेड, दूसरा आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, तीसरा एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, अगला है ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, अगला यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। सभी 7 कंपनियां तीनों सेवाओं, राज्य पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के उपयोग के लिए पैराशूट, सेना के आराम के सामान, हथियार, वाहन, गोला बारूद और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स गियर आदि का उत्पादन करेगी। अगला है डेनमार्क के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। तो देखिए, 9 से 11 अक्टूबर 2021 के बीच डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फेडरिक्सन एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की सरकारी यात्रा पर रहीं। कोविड-19 महामारी के बाद यह किसी राष्ट्र प्रमुख की पहली भारत की पहली यात्रा है। आगे चलते हैं। इसमें भारत और डेनमार्क के बीच मजबूत व्यापार और निवेश संबंध है। भारत में 200 से अधिक डेनिश कंपनियां कार्यरत हैं, जबकि डेनमार्क में 60 से अधिक भारतीय कंपनियां उपस्थित हैं। अब जो इन दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग संबंध किस क्षेत्रों में है, तो अक्षय ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, जल और अपशिष्ट प्रबंधन, कृषि और पशुपालन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ICT सहित डिजिटलीकरण, स्मार्ट सिटी, शिपिंग आदि के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच मजबूत सहयोग संबंध है। डेनिश और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच हैदराबाद हाउस में संपन्न द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी को प्रदर्शित करता है। इनमें जो समझौते हुए हैं, दोनों पक्षों ने हरित रणनीतिक साझेदारी, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हुई प्रगति की समीक्षा की। इस साझेदारी की शुरुआत 2020 में आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। इसमें जिनको शामिल किया गया जिन समझौतों को, तो देखिए, भूजल संसाधनों और इक्वी फर्स के मानचित्रण संबंधी समझौता ज्ञापन,
इसके अतिरिक्त पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी पहुंच समझौता तथा संभावित अनुप्रयोगों के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए प्राकृतिक प्रशीतकों रेफ्रिजरेटर के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु और डेनफास इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। तो देखिए, उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित वाणिज्यिक समझौतों की भी घोषणा की। कौन कौन से? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर के विकास और उसके बाद भारत में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर के उत्पादन तथा तैनाती से संबंधित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और स्टिस्टल फ्यूल टेक्नोलॉजी के बीच समझौता ज्ञापन हुआ है। डेनमार्क में सततता संबंधित समाधानों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु इन्फोसिस टेक्नोलॉजी और आरहुस विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन। समाधान से संबंधित ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था के हरित बदलावों से जुड़े अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीतिक सहयोग से संबंधित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और स्टेट ऑफ ग्रीन के बीच समझौता ज्ञापन। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को फिर से शुरू करने के निर्णय का स्वागत किया है। डेनिश प्रधानमंत्री ने 2022 में प्रस्तावित दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोपेनहेगन आने का न्योता दिया, तो वहीं भारतीय राष्ट्रपति ने डेनमार्क के महामहिम रानी मार्गरेट द्वितीय को 2022 में भारत आने का निमंत्रण दिया है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन ने आगरा स्थित ताजमहल और गारवी गुजरात भवन का दौरा किया। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग जो है राष्ट्रीय से संबंधित जो भी करंट अफेयर थे उनको यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।